और सिरोही में समय से शिक्षक नहीं पहुंचे। स्कूल में ताला देखकर लोग भड़क गए। समय पर शिक्षकों के नहीं पहुंचने से स्कूल गेट पर छात्रों ने इंतजार किया। स्कूल के बाहर ताला लगा देखकर नाराजगी जताई। 9:30 बजे शिक्षक आने पर स्कूल के बच्चों को प्रवेश दिया गया। बच्चों को 2.5 घंटे के इंतजार के बाद स्कूल में एंट्री मिली। सरपंच ने प्रशासनिक अधिकारियों को इस अनुशासनहीनता की सूचना दी। तो शिक्षकों की लापरवाही यहां पर सामने आई। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए, प्रतीक से बात करते हैं। प्रतीक, स्कूल का जो ताला होता है आमतौर पर सुबह स्कूल का जो पियोन होता है वो आकर खोलता है, क्या इस स्कूल को ताला शिक्षक लगाकर जाते हैं? प्रतीक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सिरोही का ये मामला है जहां पर ये बच्चे आज 2.5 घंटे तक स्कूल के बाहर खड़े रहे। जानकारी ये मिल रही है कि इस स्कूल पर ताला था, शिक्षक लेट पहुंचे जिसके चलते बच्चों को 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। फिर से कोशिश करते हैं प्रतीक से बात करने की। प्रतीक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आसिफ। प्रतीक, जैसा कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों में ताला या किसी दूसरी गैर सरकारी स्कूल में पियोन आकर सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग स्कूल का ताला खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसी समय बच्चे भी पहुंचते हैं, तो क्या इस स्कूल का जो चाबी है, इस स्कूल के ताले की जो चाबी है वो शिक्षकों के पास है? बिल्कुल बताना चाहूंगा आसिफ, ये सुबह 7 बजे का मामला है। स्कूल का जो समय जो है सुबह 7 बजे से 1 बजे का है, लेकिन इस स्कूल की लापरवाही इतनी है कि यहाँ पर ना तो शिक्षक पहुंचे और ना चतुर्श्रेणी कर्मचारी पहुंचे, और स्कूल से जो है 2.5 घंटे वहां पर मौके पर रहे। उसके बाद में इसकी सूचना स्थानीय सरपंच को दी गई। सरपंच ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। इसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और 9:30 बजे स्कूल को खोला गया। लेकिन जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा विभाग की ये लापरवाही खुल के सामने आ रही है। लेकिन चाबी 2 होते हुए भी जो है ना तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ना शिक्षा विभाग के कोई शिक्षक समय पर पहुंचे थे। दोनों लेट लतीफी के कारण जो है स्कूल में बच्चों को जो है 2.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। और लेकिन देखने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग जो है अब जो है उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2.5 घंटे का जो समय था, बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहे, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है आसिफ? जी प्रतीक, सरपंच ने विभाग को सूचना दी है इस बारे में, क्या लिखित में सूचना दी गई है किसी तरह की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई इन टीचर्स के खिलाफ? जी बिल्कुल, सरपंच ने अब यानी कि बोला है, उसको लेकर जो है प्रशासनिक अधिकारी को लिखित में अब देगा। लेकिन उस मौके पर जो है फोन पर ही जो सूचना दी गई थी, जिसके बाद में जो वीडियो वायरल करके जो है उच्च अधिकारी को इस मामले का पूरा संज्ञान में लाया था। लेकिन देखा जाए तो लिखित में जो कार्रवाई जो है शिक्षकों पर करने के लिए जो है अब दी जाएगी। जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में बेकाबू कार का कहर। मंदिर में घुसी तेज रफ्तार कार। सोडाला इलाके में मंदिर में घुसी तेज रफ्तार कार, बेकाबू कार ने दीवार को तोड़ दिया। कार ड्राइवर मौके से भाग गया। तो तेज स्पीड में थी ये कार, मंदिर में जाकर घुस गई। सोडाला इलाके में रफ्तार पर जब काबू नहीं रहा तो ये कार मंदिर में जाकर घुस गई और उसी समय ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, जैसा कि तस्वीरों में जो कार नजर आ रही है लग्जरी कार है, कौन ड्राइवर था, क्या जानकारी इस बारे में पुलिस को? देखिए, सोडाला में कुमावत कॉलोनी की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस कॉलोनी से निकलते वक्त कार जो है बेकाबू हुई। बेकाबू होने के बाद में और एक मंदिर जो वहीं रोड पर बना हुआ था वहां पे एक कार घुस गई, जिससे मंदिर का जो आधा जो हिस्सा था वो गिर गया और उसके बाद लोग मौके पर पहुंचे हैं। वहीं सोडाला पुलिस से भी हमारी बातचीत है, जिनका कहना था कि कार को रिवर्स लेते हुए ये घटना हुई थी और जो ड्राइवर है उनका अभी तक फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन नंबरों के आधार पर ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी। लेकिन ड्राइवर अभी तक पुलिस को नहीं मिला, ऐसा पुलिस का कहना है। सोडाला में कुमावत कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। आज सुबह की घटना है, जबकि कार चालक कार को लेकर गली से गुजर रहा था, तभी ये हादसा हुआ और पुलिस का यही कहना है कि रिवर्स में लेते वक्त ये कार मंदिर से जा टकराई थी। जबकि तस्वीरें ये बता रही है विष्णु की जो आगे का हिस्सा है, जो बोनट साइड का हिस्सा है, वो मंदिर की दीवार से टकराया है और उसकी वजह से ये दीवार टूटी है। जो बैक साइड है कार की वो बिल्कुल सेफ है। जी बिल्कुल, यही इसमें सबसे बड़ा पहलू है जिसको पुलिस बचाने से हो सकता है, शायद पुलिस बचाने में लगी होगी। लेकिन सोडाला पुलिस से जब हमारी बातचीत हुई तो उनको कहना था कि कार ड्राइवर रिवर्स गाड़ी को ले रहा था, तब जगह हुआ
उनसे सवाल पूछा भी गया कि गाड़ी का अगला शीशा जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त है, दीवार टूटी हुई है, तब वे इस बात को कुछ बेहिचक मतलब बताने से कुछ हिचक गए। तो लेकिन अब यह है कि पुलिस मौके पर पहुंचे, दुर्घटना थाना पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है और कार के नंबरों के आधार पर ड्राइवर की तलाश की जा रही है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां आज पुष्कर में विसर्जित की जाएंगी। अस्थि विसर्जन से पहले पुष्कर में एमबीसी जातियों का महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सहित कई राज्यों से एमबीसी जाति के लोग कर्नल बैंसला की अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुष्कर मेला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा के जरिए कर्नल के बेटे और आरक्षण आंदोलन के अध्यक्ष विजय बैंसला अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। कर्नल बैंसला को अंतिम विदाई देने के लिए दिग्गज राजनेताओं के भी आने का कार्यक्रम है। इस जनसभा के जरिए एमबीसी वर्ग को राजनीतिक रूप से एकजुट करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, पुष्कर में एमबीसी का एक बड़ा कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नाम पर काफी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, सिर्फ पुष्कर मेला मैदान पर एमबीसी से जुड़ी तमाम जातियों के लोगों का जुटना शुरू हो गया है। कुछ ही देर बाद औपचारिक रूप से जो विशाल जनसभा है उसकी शुरुआत होगी। जहां तक जो वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आने का कार्यक्रम है। वो दोपहर 12 बजे कोटा से हेलीकॉप्टर जरिए रवाना होंगे और पहुंचेंगे। इसके अलावा जो है आपके राजस्थान सरकार के मंत्री हैं शकुंतला रावत, अशोक चांदना, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, ये लोग भी इस जनसभा में पहुंचेंगे और कर्नल बैंसला के इस अस्थि कलश विसर्जन का जो आज कार्यक्रम होना है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, लेकिन उनकी अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसमें मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक का नाम है, किसान नेता राकेश टिकैत का नाम है, आरएलपी के जो अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल उनका नाम है। तमाम ऐसे लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ये जो है दो तरीके से इस पूरे आयोजन को देखा जा रहा है। सामाजिक रूप से कर्नल बैंसला को अंतिम विदाई देना, दूसरा विजय बैंसला जो है वो एमबीसी की तमाम जातियों को एकजुट कर उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रहे हैं। और दावा ये किया गया था कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे, लेकिन फिलहाल मेला मैदान पे मैं जो देख पा रहा हूँ, कुछ ही देर बाद हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचेंगे। अभी तक मुश्किल से 5000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए अभिजीत, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस आयोजन को कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी इसमें देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। विजय बैंसला ने खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सोशियो पॉलिटिकल रूप से इस पूरी जनसभा को देखा जाना चाहिए, क्योंकि एमबीसी में जो जातियां आ रही हैं उसमें जो दूसरी जातियां हैं गुर्जर समाज के अलावा, उन जातियों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जबकि प्रदेश की 70 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो एमबीसी की जो जातियां हैं उनका वर्चस्व रहा है, लेकिन उनको पॉलिटिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया गया, नहीं उनको वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिला है। इस जनसभा के जरिए विजय बैंसला जो है वो एमबीसी के तमाम जातियों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से राजनीतिक सशक्तिकरण और एकाकीकरण से जो रहेगा। अभिजीत, इंतजार करना चाहिए कि कितनी भीड़ इस पूरे कार्यक्रम में जुटती है और कौन से बड़े चेहरे इस आयोजन में पहुंचते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अभिजीत आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो, वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है।
राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर वन्य जीवों पे और ख़ास तौर पर बाघों के जीवन के ऊपर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर हाफ डे और फुल डे सफारी के जरिए बाघों को नजदीक से देखते हैं, लेकिन इंसानों की आवाजाही की वजह से बाघों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसी वजह से वन्यजीव प्रेमी लंबे अरसे से यहाँ सफारी बंद करने की मांग करते रहे हैं। इस मांग को देखते हुए 15 दिन पहले ही फुल डे और हाफ डे सफारी बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का कहना है कि उनको ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लिखित में आदेश नहीं आने की वजह से पर्यावरणविद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे जानवरों पे जो प्रेशर आ रहा था वो बहुत कम होगा। सुबह से लेकर शाम तक जानवर घिरा पड़ा रहता है टूरिस्ट से। दैट इज बहुत सराहनीय काम हुआ है ये। एंड इसके साथ साथ यदि आदमी को 24 घंटे टाइगर देखना तो वो जू चला जाए। तो हमको जंगल चाहिए, जानवर चाहिए, नॉट कॉस्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म चाहिए हमको, लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ जानवर। बाघों के घर रणथंभौर में प्रमुख सचिव वन शिखर अग्रवाल जी ने हाफ डे और फुल डे सफारी को पूर्णतया बंद करने के आदेश दे दिए। उसके बाद भी वन्यजीव प्रशासन राजस्थान सरकार अभी तक भी वन डे फुल डे सफारी पर रोक लगाने के आदेश नहीं निकाल रहा है। हाफ डे फुल डे सफारी का राजस्थान के सारे वन्यजीव प्रेमी विरोध कर रहे हैं। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य से वन विभाग को भारी आमदनी होती है। आपको बता दें कि 80 बाघों वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 10 जोन में 5 जोन में फुल डे और हाफ डे सफारी की अनुमति है। फुल डे सफारी के लिए भारतीयों को 54,505 रुपए देने होते हैं। फुल डे सफारी के लिए विदेशी लोगों को 70,214 रुपए देने होते हैं। हाफ डे सफारी के लिए भारतीयों को जहां 27,443 रुपए देने होते हैं। बीजेपी मिशन 2023 में जुटी है। तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक अभी से ही मंथन चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जीत का दावा भी कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि जिताऊ होगा तभी टिकट भी मिलेगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक लेकर जाएंगे, उनकी उपलब्धियों को गिनवाएंगे और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। साथ ही साथ सतीश पूनिया ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। जनता पार्टी इस बार पूरे तरीके से संकल्पित है कि 2/3 बहुमत से हम लोग जीतें और इसलिए बहुत जो एकदम जीतने के योग्य होंगे, केंद्र की मंशा भी यही है, वो भी अपना प्रयास करेंगे, हम भी उस प्रयास में शिरकत करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी इस बार पूरे तरीके से मुस्तैद है और हमारी जो प्रबंधन से लेकर जो पहले कमी खामियां रही होंगी उनको दुरुस्त करेंगे। और क्योंकि हमारे पास एक एडवांटेज है, 3 कारक हैं जिससे सरकार बदलती है। जन धारणा, पब्लिक परसेप्शन जिसको कहते हैं, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, जनाक्रोश जिसको कहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस बार हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और ताकत की बूते पर सत्ता में आएँ। एक हमें प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, एडवांटेज है कि मोदी जी का नाम और काम ये हमें
लोगों के बीच में जाने के लिए ऊर्जा भरता है। खाद और उर्वरक के रूप में काम आने वाले पोटाश का खनन अब जल्द ही राजस्थान में किया जाएगा। इसके खनन और इसे उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए खान विभाग का एक दल जर्मनी के लिए रवाना हुआ है। दरअसल प्रदेश के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सर्वे के दौरान पोटाश अच्छी मात्रा में मिला है। अब तक देश में पोटाश दूसरे देशों से आयात करवाया जाता है। पोटाश जो मिनरल्स है ये अभी हमारे खाद उर्वरक इनको बनाने में डीएपी इनके सब में निर्माण में काम आता है, उत्पादन में। और अभी ये 100% ये बाहर से आयात किया जाता है और इसमें हमारी काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपए मुद्रा इस में विदेश में चली जाती है। ये हमारा सौभाग्य, ईश्वर का आशीर्वाद है कि राजस्थान को ऐसे कई खनिज संपदा हमें हमारे उसमें मिली है। और उसी में जो अभी खोज में सामने आया गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर के 2-3 जिलों में पोटाश की तरफ, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और साथ में है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाइव तस्वीरें नोएडा से। करने वाले बड़े देश हैं और ये डेयरी समिट 48 साल बाद भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट किया जा रहा है। नोएडा दूध पर महामंथन, वो इस सम्मेलन 48 साल बाद दूध ये डेयरी समिट किया जा रहा है जो कि नोएडा में है। रिसर्च और हो रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। गुणवत्ता बढ़िया होनी चाहिए, उस पर आजकल काफी कंपनियां काम कर रही हैं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण जो इस एक्सपो के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर जो देखने को मिल रहा है गौरव, ये हम अपने दर्शकों को विशेष तौर पर बताना चाहते हैं कि आज मेक इन इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत ऐसी कंपनी सामने आई हैं जो आज चारा भी बना रही हैं पशुओं के लिए, ताकि एक अच्छा दूध जो है वो पशु दे सके। पशुओं को बीमारी से बचाना है, पशुओं के दूध के उत्पादन को बढ़ाना है, उनकी ब्रीड को लगातार आगे बढ़ाना है। इस पर काफी रिसर्च लगातार पिछले कई वर्षों में हुआ है और ये संभव हो पाया है सिर्फ मोदी सरकार की नीति और नियत के कारण, क्योंकि किसान को प्राथमिकता में रखते हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं को धरातल पर, जमीनी स्तर पर उतारा गया है, जिसका आज सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि आज दूध के क्षेत्र में, दूध के उत्पादक जितने भी हैं उसमें आज हम निर्यात कर रहे हैं दुनिया को। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।